हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू आवर व्लॉगिंग चैनल। आई नो कि हम बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहे हैं, बट अब से रेगुलर वीडियोस आएंगे और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव भी आएंगे, जो कि टू बी मदर्स हैं या फिर पेरेंटहुड को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारे वीडियोस अब काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक ये है कि सी सेक्शन वर्सेज नॉर्मल डिलीवरी। स्वप्निल ने सी सेक्शन क्यों ऑप्ट किया, क्या वो सर्कमस्टांसेस थे, क्या क्या उसको प्रॉब्लम फेस हुई, किन हालात में उसने ये सी सेक्शन ऑप्ट किया, और आप लोग भी अगर टू बी मॉम्स हैं या फिर आपका भी बेबी होने वाला है तो किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीजें हम आपके साथ शेयर करेंगे। इट्स गोना बी एन अल्टीमेट वीडियो, इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला तो यही क्वेश्चन होता है सबका कि व्हाट इज अ सी सेक्शन एंड व्हाट इज अ नॉर्मल डिलीवरी। तो सी सेक्शन इज लाइक सिजेरियन, जहां पर आपकी सर्जरी होगी, 7 लेयर्स आपके कटेंगे बॉडी के। और जो नॉर्मल डिलीवरी वो होती है जिसमें आपका बेबी डायरेक्टली वजाइना से बाहर आता है, उसमें कोई कट नहीं लगता। कट लगने का प्रॉब्लम ये तब हो सकता है जब बेबी का हेड बड़ा होता है, तो आपका वजाइना पे, क्योंकि आपकी वजाइना छोटी होती है, तो उसमें एक कट लग सकता है उसको लंबा करने के लिए, ताकि बेबी आराम से निकल जाए। और कई बार ज्यादा अगर बेबी का हेड बड़ा है या बेबी नहीं निकल रहा है तो थोड़ा सा जो स्टिच है वो लंबा हो जाता है। इंडिकेशंस फॉर अ सी सेक्शन, हम लोग को पता कैसे चलता है कि हमें सी सेक्शन हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। पहली बात तो डॉक्टर आपको क्लियरली बता देगा कि आपका सी सेक्शन है या नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, जब आप किसी डॉक्टर को रेगुलरली दिखाते हो अपनी स्टार्टिंग ऑफ द प्रेगनेंसी से टिल द डिलीवरी, तो डॉक्टर को सब कुछ पता होता है आपकी बॉडी के बारे में, कि आपकी बॉडी कितनी केपेबल है, बेबी कितना बड़ा है, कैसा उसका पोजीशन वेट है, हाँ, है, ऊपर है। तो वो स्टार्टिंग से आपको गाइड करके रखती है कि आपका सी सेक्शन होगा या नॉर्मल होगा। जैसे कि स्वप्निल के केस में उसको बताया था कि आपका नॉर्मल ही होगा, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल था, बेबी भी हेड भी नीचे था, शी वाज आल्सो लंबी है, हाइट भी अच्छी थी, इसका वेट भी ठीक था। तो डॉक्टर ने यही बोला था कि आपका नॉर्मल ही होगा, तो आपको डॉक्टर ही वो सब कुछ बता देगा। राइट, क्योंकि क्या होता है जब आप प्रेगनेंसी की जो जर्नी स्टार्ट होती है उसमें आपकी ब्लड रिपोर्ट से लेकर आपके हर स्कैन, वो सारी हम चीजें डॉक्टर को दिखाते हैं। सी सेक्शन में क्या होता है कि ब्लड लॉस 1 to 2 लीटर्स के अराउंड हो जाता है बॉडी में, एकदम से कम हो जाएगा। आपका 13 है तो हो सकता है 11 हो जाए। तो अगर आपका ब्लड कम होगा तो पहले ही वो बता देगी कि आपको सी सेक्शन नहीं करना है, क्योंकि आपके में ब्लड कम है ऑलरेडी। या तो आप खून बढ़ाइए काफी ज्यादा तो आप नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही केस में ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होता है। ये कई बार ये भी होता है कि जैसे प्लेसेंटा नीचे है या फिर बेबी का हेड ऊपर है, तो भी उन केसेस में भी सी सेक्शन होता है। प्लस ऐसा भी हो सकता है कि आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जा रहे हो और बेबी का हेड बाहर ही नहीं निकल पा रहा है और बेबी अंदर फंस गया है, पानी ऑलरेडी मतलब जो वाटर ब्रेक हो जाता है जिसे बोलते हैं, वो कम होने लग रहा है, तो भी उस केस में सी सेक्शन हो सकता है। हो सकता है आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो, लेकिन आपको अचानक से पता चले कि आपका सी सेक्शन होगा। तो ट्रस्ट योर डॉक्टर इन दिस केस, व्हाटएवर डॉक्टर इज सेइंग यू हैव टू डू। जब आपको डॉक्टर ने स्टार्टिंग से बोला था कि आपका नॉर्मल डिलीवरी होगा, व्हाई यू ऑप्टेड सी सेक्शन? तो मैं शुरुआत से ही, मेरे डॉक्टर ने मुझे योगा वगैरह के लिए, एक बहुत अच्छी डॉक्टर है, उनके साथ मेरे को ज्वाइन करवा दिया था। वो मुझे प्रिपेयर करवाई थी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। लेकिन जैसे ही मेरे 39 वीक कंप्लीट हुआ, मेरे जो और फ्रेंड्स थे जो ऑलरेडी 39 वीक में चल रहे थे, उन सबके बेबी हो रहे थे। तो मुझे लगा एक बार लेट्स गो टू द डॉक्टर कि रिपोर्ट दिखा के आते हैं कि क्या हो रहा है। मेरे को पेन नहीं आ रहे थे एक्चुअली। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा लेट्स डू अ डायलेशन टेस्ट, जिसमें हम पता लगाते हैं कि बेबी कितना नीचे आ चुका है और कितना उसका हेड है। उससे क्या होता है कि वो जो लेयर, जो बेबी जो होता है ना, वो आपके वजाइना, मतलब आपके जो अंदर यूरेट्रस होता है उससे चिपका होता है, उसको हल्का से निकालने की कोशिश करते हैं, तभी बेबी खिसक के धीरे धीरे नीचे आना शुरू करता है। उसके लिए डॉक्टर डू 2 फिंगर टेस्ट एंड 3 फिंगर टेस्ट। उसमें क्या होता है, 2 फिंगर टेस्ट में डॉक्टर जो होता है ना, वो अपनी फिंगर्स को आपके वजाइना में अंदर डाल के चेक करता है कि बेबी का हेड कितना नीचे आ चुका है। उस हिसाब से बताते हैं कि आज नहीं हो पाएगा, 2 दिन बाद होगा, क्योंकि डॉक्टर इतना एक्सपीरियंस होता है, उस चीज से बता देता है। जब डॉक्टर ने मेरे वो किया ना, जैसे ही उसने पहला डालना ही शुरू किया, मुझे बहुत तेज पेन्स होना स्टार्ट हुआ। मतलब ऐसा कि मैं बेयर ही नहीं कर सकती थी। मैंने डॉक्टर को बहुत मना किया, इवन मैंने उनके हाथ भी पकड़ लिए थे, प्लीज आप ये मत करिए। डॉक्टर ने कहा इट इज नेसेसरी, अदरवाइज बच्चा बाहर नहीं आएगा, हमें सर्जरी करनी पड़ेगी, तुम रेडी हो सी सेक्शन के लिए। उस समय पता नहीं क्या सोच के मैंने वो डायलेशन करवा लिया, क्योंकि मैं, लेकिन तब भी मैं बहुत रो रही थी, बहुत ज्यादा रो रही थी यार। मैं उसी रूम में था एंड शी वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग। मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि वो इतना चीख रही थी। मैंने कभी नहीं देखा स्वप्न को इतना ज्यादा चीखते हुए। उसके बाद डॉक्टर ने बोला था डायलेशन करने के बाद कि स्पॉटिंग होगी, मतलब कि ब्लड आना शुरू हो जाएगा एंड देन यू हैव टू कॉल मी। मुझे नेक्स्ट डे के बाद से मतलब स्पॉटिंग शुरू हो गई। वो भी ऐसा नहीं ब्लड आ रहा था, डार्क ब्राउन कलर का ब्लड आ रहा था, जो कि एक इंडिकेशन है कि या तो बेबी नीचे आ रहा है या फिर कुछ इन्फेक्शन हो गया है। क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी का पूरा चीज पढ़ेंगे ना, तो ब्लड जैसे कौन से कलर का आना चाहिए, कौन से कलर का नहीं आना चाहिए, उसमें भी है। तो हमें लगा कहीं ऐसा तो नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई हो गया। तो हमने इमीडिएटली डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर ने बोला आप जल्दी से आ जाओ हॉस्पिटल और हम आपको एडमिट कर लेते हैं, नाउ इट्स टाइम। क्योंकि ऑलरेडी स्वप्निल के 40 वीक्स कंप्लीट हो गए थे, तो
हम जैसे ही हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने स्वप्निल को एडमिट कर लिया। से उस जो नर्स थी जो प्रिपेयर कराती है आपको, जो आपका फिर से चेक करती है, बेबी का हार्ट बीट चेक करती है, सब कुछ, उसने कहा अब फिर से डायलेशन होगा। जैसे उसने मुझे बोला डायलेशन, मैंने कहा मेरे डॉक्टर ने तो मना कर दिया था कि अब डायलेशन नहीं होगा, क्योंकि मैं यही पूछ के उनसे बाहर निकली थी पिछले बार कि अब तो नहीं होगा क्योंकि मैं इतना पेन दोबारा नहीं सह सकती। बट उस नर्स ने कहा नहीं, जब तक बेबी का हेड बिल्कुल नीचे नहीं आ जाता हम करते ही रहेंगे। जब उसने बोला हम करते ही रहेंगे, तब तो आई वाज लाइक कि यार मुझे ये नहीं करवाना, मैं इतना पेन नहीं सह सकती अपने, जस्ट बिकॉज बेबी को निकालने के लिए मैं इतना, अभी मुझे इतना दर्द हो रहा है। फिर नर्स ने ये भी कहा कि जो पेन आप अभी बर्दाश्त करें दैट इज 20% ओनली, 80% तो जब बेबी निकलेगा तब होगा। और जब मैंने ये सुना तो मेरे दिमाग में एक ही चला था कि क्या मैं सी सेक्शन कर लूं। अभी मैंने हाँ नहीं करी, बस मेरे दिमाग में चल रहा है। उससे मैंने तुरंत ही पूछा, क्योंकि आप लोग क्या डेली लोग आते रहते हैं, मतलब जो मदर्स आती रहती हैं, तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया है कि लोग नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं या सी सेक्शन। तो तब उसने मुझे एक जैसी चीज बोली कि इट इज नॉट नेसेसरी स्वप्निल कि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जा रहे हो, कुछ भी केस में, मान लो बच्चे की हार्ट बीट कम होने लगी, इतना चिल्ला रहे हो, पेन हो रहा है आपको, आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, बच्चे की हार्ट बीट है, बच्चे को इफेक्ट हो रहा है, तब भी हम सी सेक्शन करेंगे। तो आप प्रिपेयर्ड रहिए दोनों चीज के लिए। तो आपको पेन भी सहना पड़ेगा, साथ साथ आपका सी सेक्शन भी होगा। तो स्वप्निल ने फिर डिसीजन लिया वहीं ऑन द स्पॉट कि आई विल गो फॉर अ सी सेक्शन एंड मुझे डायलेशन नहीं चाहिए। तो और स्वप्निल ने मुझे भी बुलाया, मुझसे भी पूछा कि क्या करना चाहिए, क्या मैं सही करूँ। तो मैंने बोला इट्स टोटली योर डिसीजन, क्योंकि तुम्हारी बॉडी है, यू हैव टू टेक आउट द बेबी। एंड इस टाइम पे पेरेंट्स एंड फैमिली और हस्बैंड को भी सपोर्टिव होना चाहिए वाइफ के साथ। एंड दैट्स व्हाट आई डिड दैट टाइम एंड शी ऑप्टेड फॉर सी सेक्शन। एंड ये था रीजन स्वप्निल ने सी सेक्शन ऑप्ट किया। अब स्वप्निल प्रोसीजर के बारे में बताओ कि क्या क्या हुआ, कैसे। तो सी सेक्शन से पहले, मतलब एक दिन पहले से वो आपको बोल देंगे कि शाम को 6 बजे के बाद आपको खाना नहीं खाना है, या 12 बजे, जिस हिसाब से आपका टाइम होगा। मेरा सुबह 11 बजे का ऑपरेशन टाइम था, आई थिंक इट्स 11:30 पे ऑपरेशन था टाइम था। उसने मुझे रात के 12 बजे से कह दिया था आप पानी तक नहीं पियेंगी, ना पानी पियेंगी ना ही आप कुछ खाएंगी। तो नेक्स्ट एक रात पहले से ही आपको प्रिपेयर जाते हैं, वो सुबह आते हैं, आपको नहाना चाहे नहा सकते हैं, आपके बाल एकदम टाइटली बंधे होने चाहिए, यू कांट पुट मेकअप, क्योंकि कुछ भी आप लिपस्टिक या फिर लिप बाम या फिर कुछ भी नहीं लगा सकते हैं, इवन आपने क्रीम भी नहीं लगानी चाहिए आपको बॉडी पर। वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली उन्होंने मुझे मना किया था, उन्होंने मैनुअल दी थी कि ये चीजें नहीं करनी है। अराउंड 10:30 वो आए, तो उन्होंने मेरे कपड़े वपड़े चेंज कराए, जो ऑपरेशन थिएटर वाले कपड़े होते हैं वो पहनवाए। उसके बाद वो मुझे लेकर गए। जब मैं 11 बजे ऑपरेशन थिएटर के अंदर गई, तब उन्होंने मुझसे बोला 2-3 चीजें कि आपको बिल्कुल कॉन्शियस रहना, मतलब आपको जगे रहना है, आप मुझसे बात करते रहिएगा, क्योंकि एनेस्थीसिया देने पे क्या होता है, कई लोगों को चक्कर आ जाते हैं और कई लोग अपना ही ब्लड देखकर डर जाते हैं। जैसे मेरे साथ होता है कि मैं अपना ही खून देख कर कई बार डर जाती हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा आप बात करते रहिएगा, आपको कुछ भी पूछना है कि क्या हो रहा है, हम बताते रहेंगे। आपको लिटा दिया जाता है, आपकी आधी बॉडी इस साइड आधी बॉडी उस साइड रहती है, सीधा करके वो पहले आपकी बैक पे एक इंजेक्शन देते हैं जिसे एपिड्यूरल बोला जाता है। उस इंजेक्शन डालने के बाद धीरे से वो आपको लिटाएंगे, पहले पूछेंगे आपको पेन तो नहीं हुआ, अगर पेन होता है तो शायद वो रोक दिया जाता है, पेन नहीं हुआ तो वो सीधा आपको लिटा देंगे, फिर आपसे बात करते रहेंगे। धीरे धीरे आपसे पहले बोलेंगे पैर हिलाइए, एक टाइम आएगा आपकी उंगली खुद ही नहीं रुक चलेंगी पैरों की। उसके बाद वो कोई लेग की पोजीशन आपकी ट्राइंगल होती है, वो पैर के सेट करते हैं एंड देन दे मेक अ कट। तो मेरी जो डॉक्टर थे वो एग्जैक्ट 11:30 पे अंदर घुसी। उसने मुझसे पूछा स्वप्निल आर यू रेडी, पक्का अभी कर देना हम? तो मैंने बोला यस डॉक्टर कर दीजिए। और 11:35 पे आई हर्ड माई बेबीज क्राई। उस समय जो भी पेन, मैंने जो भी सोचा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब मेरे दिमाग से एकदम फ्लैश आउट हो गया था। आई जस्ट वांट टू सी माय बेबी। मुझे उस समय मैंने सीधा यही पूछा कि कौन आया। उन्होंने बताया नहीं मुझे, उन्होंने कहा आएगा आपके पास आएगा, और आंखों से आंसू आने लगे। उस समय जो सी सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी कोई भी पेन होता है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। उसके बाद वो बेबी को लेकर आए और बस आंखों से मेरे आंसू आया। उसके बाद तो मुझे पता भी नहीं कि कब उन्होंने दोबारा स्टिच किया और मेरे को सीधी पोजीशन पे लिटाया, और थोड़ी देर बाद मुझे ले गए वो लोग रिकवरी रूम। मेरे ख्याल से 11:38 पे ही वो लोग बाहर ले आए थे मुझे दिखाने के लिए कि दिस इज़ योर बेबी। एंड उन्होंने मुझे दिखाया कि देखो, मतलब कि प्राइवेट पार्ट दिखा करके कि क्या है ये, इट्स अ बॉय या फिर इट्स अ गर्ल। तो मैंने बताया कि यस इट्स अ बॉय। तो उन्होंने बोला कि यस इट्स अ बॉय। उन्होंने जोर से बोला। ऐसा इस वजह से करते हैं वो लोग ताकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्लेम कर देते हैं कि हमारा तो लड़का था बट आपने लड़की दे दी। और ये जेंडर वाला तो बहुत ज़्यादा होता है इंडिया में, इसी वजह से आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हो बिफोर डिलीवरी कि क्या है, लड़का है लड़की है।
तो इस वजह से वो लोग ना आपसे क्लियरली पूछते हैं और लाउड एंड क्लियर आपको बोलना होता है, एंड तभी वो आपसे साइन भी लेते हैं। मुझसे भी ये चीज पूछी थी कि आप बताओ ये कौन है, तो मैंने कहा हाँ बेटा हुआ है। चलो ये हो गया डिलीवरी का। अब बताओ कि तुम्हारी इसमें रिकवरी में कितना समय लगा था? तो रिकवरी जो होती है वो 2 तरह की होती है। पहली रिकवरी, क्योंकि सिंस ऑपरेशन अभी हुआ है तो वो आपको हॉस्पिटल में ही एडवाइस करते हैं कि कुछ भी अगर हो गई प्रॉब्लम तो एटलीस्ट हॉस्पिटल उसको दोबारा देख सकते बट फिर भी हॉस्पिटल में चाहे आपका नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन हो, नॉर्मल में वो आपको 1 दिन में छुट्टी दे देते हैं, बट सी सेक्शन में आपको 2 दिन वो रखते हैं ऑब्जर्वेशन पे हुए होते हैं, और आपको वो पॉटी करा के ही घर भेजते हैं। हाँ, क्योंकि इस बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे ऑपरेशन होता है उसके बाद आपका मोशन एक बार रिलीज होना चाहिए, अदरवाइज क्या होता है कि वो आपको रोक के ही रखते हैं, क्योंकि वो फिर आपको मेडिसिन देंगे कि आपको मोशंस हो जाएं। तो मुझे क्या हुआ, रिकवरी के बाद उन्होंने मुझे एक रिकवरी रूम होता है। कई लोगों को ये जैसे शिकायत होती है कि आप कहते हैं ना कि जैसे बेबी होता है आपको हेड बांध के रखना चाहिए, सर दर्द ना हो जाए, ठंड ना लग जाए। तो क्या होता है कि आपकी बॉडी जब आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है उसके बाद जब नॉर्मल आता है वो होता है तो वो आपकी बॉडी को हल्का गर्म करते हैं, क्योंकि ठंड लग सकती है, एसी चलता रहता है वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे एक बेड पे लिटाया और एक कंबल उड़ाया मोटा सा, उसके अंदर उन्होंने एक बड़ी सी पाइप लगा दी थी जिससे कि गर्म हवा आ रही थी, मतलब इट्स ब्लोअर चल रहा था। उससे मेरी बॉडी नॉर्मल अपने पैर में हिला सकती थी, ऐसा हो गया था। हिला सकती थी लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था, मुझे लग रहा था मेरे पैर आधे है ही नहीं। और 1-1.5 घंटे रखने के बाद मुझे वहाँ से वो लोग उठा के नॉर्मल रूम पे शिफ्ट कर दिया। फिर वो लोग आके बीच में चेक करते रहते हैं कि आपने पानी पिया, आपको लग रहा है कि कुछ दर्द तो नहीं हुआ है, टॉयलेट हाथ पैर हिलाने की कोशिश करो, सब कुछ चेक करके जाते हैं। डॉक्टर बीच बीच में आता रहता है, आपको चेक करता है फीवर तो नहीं आ रहा है, कुछ तो नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद एक और चीज़ होती है, नेक्स्ट जब जिस दिन आपका डिस्चार्ज होता है उस दिन आपको खड़ा करके वो बताते हैं आपको चलना कैसे है, बिकॉज जिस तरह से आप चलेंगे उस तरह से आपके स्टिचेस आपकी बॉडी के साथ डिसॉल्व होंगे। अगर आप बेंड होके चलेंगे तो आपकी बॉडी हमेशा बेंड रहेगी, क्योंकि आपके स्टिचेस उसी तरह से मतलब स्किन के साथ हील हो रहे हैं। हॉस्पिटल से निकलने के बाद घर जब मैं पहुंची तब तो मुझे बहुत पेन हो रहा था, मैं उठ भी नहीं पा रही थी। मुझे कोई चाहिए था कि जो मेरे को ऐसे उठाए, सहारा देके, और ये शायद मेरे को लगता है 1 महीने तक चला है। 1 महीने तक मैं खुद से नहीं उठ पाती थी। और मुझे डॉक्टर ने जो समझाया था उठने के लिए वो भी कहा कि लेफ्ट लेकर आपको उठना पड़ेगा, बट वो भी हिम्मत नहीं थी। लेकिन कोई बात नहीं, जब आप बच्चा देख लेते हो और आपको लगता है कि सब कुछ सही है, तो मैंने सोचा कि अगर स्वप्निल मैंने ये पेन लिया है तो मैंने अपनी बॉडी को मतलब स्ट्रॉन्ग रख के ही लिया है, तो इसलिए आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं खुद से कोशिश करूँ, मगर जब तक डॉक्टर ने मना कर दिया था तो आई वॉज नॉट डूइंग दैट। इसके साथ साथ पोस्ट सी सेक्शन के जो कुछ चीज़ें भी होती हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि आपको फूड में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, लेस स्पाइसी फूड देना चाहिए। इसके साथ साथ सेकेंड इज कि आपको ना उठते बैठते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है, मतलब कि लेफ्ट साइड ऐसे करवट लेके ही करना पड़ता है, क्योंकि स्टिचेस पे सीधा इफेक्ट आता है, आप सीधे नहीं लेट सकते। और आप वो चीज़ें नहीं खा सकते जिससे गैस बनती है, क्योंकि गैस बनने में आपका पेट फूलता है तो जो स्टिचेस है ना वो खुल सकते हैं। तो डॉक्टर आपको हमेशा एक मेडिसिन देगा, करीब वो 1-1.5 महीने चलती है, जिसमें जो खाली पेट खानी होती है वो गैस की होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस मोशन आपके आना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ मोशन आपके क्लियर होने चाहिए। तो शायद तुम्हारे 1 हफ्ते बाद से ही रेगुलर होने शुरू हुए थे, तब हम डरते रहते थे कि क्यों नहीं हुआ आज, क्यों नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा हाइजीनिक रहना पड़ता है, वहाँ पे क्लीन रखना पड़ता है जहाँ पे स्टिचेस हुए होते हैं, क्योंकि स्वप्निल के क्या हुआ था, स्टिचेस में पानी भर गया था और वहाँ पे कुछ ना कुछ गिरता जा रहा था, ब्लड वगैरह। हमने डॉक्टर को दिखाया एंड उसने पानी निकाला दबा करके, और बहुत सारा पानी निकला था। तो वो पानी मतलब कहीं ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मेरे किसी के साथ मेरे केस में मेरे स्टिचेस में पानी पड़ गया था। तो क्या होता है कि अगर पानी पड़ जाता है तो वो तुरंत इमीडिएटली निकालना पड़ता है, अदरवाइज वहाँ इन्फेक्शन हो जाएगा। फिर आप कभी भी मतलब सेकेंड चांस मॉम का एज अ सी सेक्शन नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते आप। और इसके अलावा जो मेजर चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि आपको 1 ईयर तक हैवी वेट नहीं उठाना चाहिए, स्पेसिफिकली बाल्टी या कुछ भी कोई भी अटैची वगैरह, सिर्फ अपना बेबी उठा सकते हो आप, जो कि आप वो भी आप कोशिश करिए कि एटलीस्ट जब तक आपको आप बैठे हो तब आप बेबी को गोद में लेकर फीड करा लीजिए, चल के घुमाने का काम अपने हस्बैंड को ही दीजिए। तो वही मैंने किया था पिछले एटलीस्ट फॉर 1.5 months तो मैंने किया था। उसके बाद स्वप्निल स्टार्टेड कैरिंग बेबी। बट हाँ, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बताया कि स्वप्निल का क्या एक्सपीरियंस रहा। ऑल्दो डॉक्टर ने बोला कि नॉर्मल करेंगे, बट क्यों स्वप्निल ने सी सेक्शन किया और क्या क्या उसको चीज़ें
सहनी पड़ी और क्या क्या चीज़ें उसको फेस करनी पड़ी। सो यस, ये था हमारा आज का वीडियो। और इसके साथ साथ स्वप्निल विल बी मेकिंग वन मोर वीडियो रिलेटेड टू गर्ल्स टॉक, जिसमें उसके पीरियड्स और ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी और वेट कैसे मैनेज किया पोस्ट प्रेगनेंसी, तो वो भी वो शेयर करेगी। तो अगर आपको वो टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।